Everyone, hello and hi. This is your host and your dost Harshvardhan Tripathi. Welcome to today's 15th March The Hindu News Analysis. आज 15 मार्च के पेपर में बहुत सारी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आ रहे हैं फ्रंट पेज से। और नेशनल न्यूज़ हमें ज़्यादा फोकस करना रहता है हमेशा द हिंदू में, तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और जो कुछ भी एरियाज़ हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपके लिए हाईलाइट करूँगा। बट बिफोर वी बिगिन विद टुडेज सेशन, लेट मी क्विकली टेल यू कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं आज के द हिंदू के एनालिसिस में। और जैसा कि आप सब कह रहे थे कि द हिंदू का एनालिसिस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आपके लिए एक्सटेंडेड सेशन हो जाता है, आज के इस सेशन को हम बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट रखेंगे और लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चंस शूट करेंगे जो कि आप अपने आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल सकते हो। तो 15 मार्च के करंट अफेयर्स के सेशन में द हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी। तो सबसे पहला टॉपिक है आज हम कवर करने वाले हैं, वो है कॉर्बीवैक्स टू बी एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन। अब कॉर्बीवैक्स टू बी एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन में ये एक तरह की नई वैक्सीन है, इंडिजिनस वैक्सीन है जो कि इंडिया ने बनाई है। ये GS3 और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, मिशन इंद्रधनुष के बारे में आपको पढ़ना चाहिए और वो सारी कोविड वैक्सीन जो कि इंडिया में अवेलेबल है आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। आगे रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और महंगाई का स्तर जो होता है वो इन्फ्लेशन के पैरामीटर से देखा जाता है किसी भी इकोनॉमी में। हमारे यहाँ पे जो RBI ने जो इन्फ्लेशन का लेवल सेट किया है वो कम से कम एवरेज होना चाहिए 4% का एवरेज होना चाहिए, यानी कि मिनिमम स्केल पे 2% महंगाई रहनी चाहिए और मैक्सिमम स्केल पे 6% महंगाई रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप सोच के बताएंगे कि RBI, हम तो कहते हैं कि किसी इकोनॉमी में महंगाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो RBI ने फिर भी ये मिनिमम महंगाई जो है, इन्फ्लेशन रेट है वो 2% का क्यों कहा है? कॉमन सेंस की बात है कि जब महंगाई होती है तो लोग बेसिकली खरीदना चाहते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो अगेन कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड होता है। बट ये हमें इस बेसिस पे ध्यान रखना है कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इंटैक्ट हैं, अवेलेबल हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, मान लीजिए कि इनकम स्तर, अगर इनकम लगातार गिरती रहेगी तो क्या ये महंगाई इंडिया की ट्रैजेक्टरी को ग्रोथ पे ले जा पाएगी? ये देखने वाली बात है। ये सारे इकोनॉमिक्स में यही चीज़ें हमें देखनी रहती हैं और जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं आपको अक्सर वो इन्हीं एरियाज़ पर हाईलाइट करता है। तो आज में हम RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। 19,000 करोड़ रुपीस लगा दिए हैं सरकार ने एफॉरेस्टेशन ड्राइव में। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और हमारे COP26 के जो कमिटमेंट्स हैं उसको इसके मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये चीज़ की है। ये GS3 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। फॉरेनर्स के राइट्स के ऊपर भी चर्चा हुई है। फॉरेनर्स को सारे मौलिक अधिकार जो यहाँ के सिटीजन्स को मिलता है नैतिकता के तौर पे, वो क्या फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। सेंसस एक्टिविटी की प्रिपरेशन चालू कर दी है सरकार ने, GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और क्या करने वाले इस सेंसस में वो हम देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर का बजट जो है निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस कर दिया है, 1.42 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया है। ये स्पेशली यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए है। कोविड-19 का एक्स ग्रेशिया पेमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है। GS3 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो 50,000 का देना है केंद्र सरकार को कोविड-19 के द्वारा जिनकी मृत्यु हुई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारे झूठे क्लेम्स जो है वो भी देखने को आए। आंसर राइटिंग मेंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, हर बार मेरे सेशन में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट आई एम more than thankful to you all that you all have actively participated in this. So in this, basically today you have to write down about what is the role of microfinancing institutions. Microfinancing institutions का क्या रोल होता है, ये ध्यान में रखते हुए कि जो क्रेडिट फैसिलिटी, लोन की सुविधाएं हैं वो प्रॉपर कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लार्ज स्केल पे नहीं प्रोवाइड करा पाती, या एक्सेस टू बैंकिंग सिस्टम जो है वो सबके पास नहीं है। आत्मनिर्भरता की हमें ज़रूरत है। क्या आत्मनिर्भरता का अभिप्राय डीग्लोबलाइजेशन से है? इसके ऊपर आप थोड़ा सा विशेषतः रूप से देख सकते हो। हमारे आज का एडिटोरियल भी इस पे काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट करते हुए आया है। और इंटरनेशनल रिफॉर्म्स में हमें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमें कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अभी, जो कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद चीज़ें एग्जाजरबेट हो गई हैं, यानी कि बढ़ते हुए नजर आई हैं, जिसमें कि इंडिया ने हमेशा बोला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली काम करती है उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF का जो लोन प्रोवाइडिंग सुविधा है उसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के विरुद्ध हमेशा मोर्चे में आ जाती हैं।
तो ये हैं आज के हमारे प्रमुखतम मेजर टॉपिक्स। शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। देखिए, कोविड-19 का जो जैब है यानी कि जो डोज है वो 12 से 14 एज ग्रुप के लिए कल से शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें कॉर्बीवैक्स नाम की वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो कोविशील्ड है, जो कि इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। उसके बाद कोवैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाई है। और इसी तरीके से कॉर्बीवैक्स की अगर हम बात करें तो ये बायोलॉजिकल हैदराबाद इस कंपनी ने बनाया है। 14 साल के ऊपर के लोग बच्चों को ऑलरेडी वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही थी, जिसमें हमने सुना है कि कोवैक्सीन जो है वो दी जा रही थी। अब कॉर्बीवैक्स को भी परमिशन दे दी गई है। तो कौन सी वो बॉडी है जो कि इन सारी चीज़ों में सरकार को सजेस्ट कर रही है, सरकार को एड एंड एडवाइस कर रही है जी? उसका नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, NTAGI, जिसके चेयरमैन हैं NK अरोरा। ये याद रखिएगा आप, NK अरोरा साहब इसके चेयरमैन हैं, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। ऑलराइट, so this is the first news. The second news is retail inflation climbs up to 6.0%। महंगाई का स्तर जो है वो 6% के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ये महंगाई अगर रोकी नहीं गई, कंट्रोल नहीं की गई, तो चीज़ें शायद हमारे हाथ के बाहर जा सकती हैं। इसमें जो बेसिकली चर्चा की है वो बोला है कि फूड प्राइसेस जो हैं, खाने की जो पदार्थ हैं, उनका जो प्राइस है वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ से देखते हैं हम? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से देखते हैं, जो कि 5.85% से तक हो गया है, पहले 5.43% था। तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स एक तरह का नंबर है, एक तरह का नंबर है। किसको दिया जाता है? एक बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स मान लें हम। अगर हम मान लें कि कुछ कंज्यूमर गुड्स हैं जिनके बिना सर्वाइवल मौजूद पॉसिबल नहीं है, तो उन सारी ज़रूरतों का हम एक पिटारा बना लें, एक टोकरी बना लें, और देखें कि उस टोकरी को खरीदने के लिए, जो कि हमारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, खरीदने के लिए जो पैसा लग रहा है एक नॉर्मल इंसान का, उसको नंबर्स के फॉर्म में जब बताया जाता है तो वो कंज्यूमर प्राइस फूड इंडेक्स होता है, और फिर उसी नंबर को परसेंटेज के फॉर्म में कर दिया जाता है। तो क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो डायरेक्टली कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से देखा जाता है। ठीक है, आगे इसी में बताता है दिस ट्रेंड वॉज डाइवर्जेंट फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। यानी कि जो महंगाई का स्तर है ये रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में अलग अलग तरीके का देखा गया है, जिसमें कि अर्बन एरियाज़ में स्लाइट मॉडरेशन आया है, वाइल रूरल फूड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो है अब क्या है, अब RBI इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है? तो कई सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा है ऐसा दैट RBI जो है अपना एकोमोडेटिव ग्रोथ स्टैंस नहीं छोड़ेगा। यानी कि अभी RBI ने जो लोन के रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो कम रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज बैंकों के पास आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग बैंकों के पास आ सकें, लोन ले सकें और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे फोकस करें। यानी कि जो RBI है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अभी फेवर करते हुए नज़र आ रही है। इसलिए इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अभी इंडिया को रिक्वायरमेंट है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद वो अपनी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को ऊपर लेके जाए। तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऊपर ले जाने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रोडक्शन करें, हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बना के रखें। यानी कि सरकार जो है कहीं ना कहीं अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट करने में RBI के माध्यम से कोशिश करेगी। तो इकोनॉमिस्ट का कहना है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है अगर टॉलरेंट थ्रेशोल्ड के बाहर चला जा रहा है और उसको कंट्रोल लगातार नहीं कर पाया आप 2 क्वार्टर तक, तब RBI को अपने स्टैंड में चेंज करना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी न्यूज़ है वो माइक्रो फाइनेंस फर्म्स का इंटरेस्ट रेट जो है सरकार ने बोल दिया है कि फिक्स करेंगे अब हम। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये छोटे छोटे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटी छोटी वो बैंकें हैं, नॉट एग्जैक्टली बैंक, दे आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज बैंक, दे आर जस्ट रिकग्नाइज्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके पास कोई भी ज़रूरतमंद आ सकता है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक का लोन ले सकता है बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी को जमा किए हुए। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कई सारे मोबाइल ऐप्स हैं जहाँ पे आप इमीडिएटली 25,000, 20,000, 15,000 का लोन ले सकते हो और आप अपने हिसाब से टाइम स्केल डिसाइड कर सकते हो। वही होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में अभी तक जो लोग लोन ले सकते थे उनकी एनुअल इनकम जो है वो लिमिटेड थी 1.2 लाख फॉर रूरल बोरोवर्स एंड 2 लाख फॉर अर्बन बोरोवर्स, जिसको अभी सरकार ने बढ़ा के 3 लाख एनुअल इनकम वाले लोगों तक भी बढ़ा दिया है। 3 लाख एनुअल इनकम वाले लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस तक जाके लोन ले सकते हैं, दे आर एलिजिबल कैंडिडेट्स। ऑलराइट, इससे क्या होगा? इससे जो अभी तक क्या था, 2 लाख रुपए तक वाले लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रहे थे,
उनकी रिपेमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी। पर जो 2 लाख के ऊपर वाले हैं, जो मेजर चंक है, 3, 3.5, 4, 5 लाख वाले जो लोग हैं, वो फंस जाते थे। वो बैंक से ही लोन ले सकते हैं, और बैंक से लोन लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ कोलैटरल देना पड़ता है, उनका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। तो हमारे जो मध्यम या बिलो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो अब अल्टीमेटली 3 लाख के कर दिया है, तो कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा। ये हमारे लिए दिखाता है कि जो सरकार का, सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का जो कॉन्फिडेंस है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को ऊपर ले जा सकते हैं, और बैंक्स पे प्रेशर जो है वो कम कर सकते हैं। तो आपके लिए अगेन आई वुड से एक मेंस का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पहला सवाल आपके लिए, और ये सवाल बेसिकली GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेसिकली सब्जेक्ट्स पे फोकस मत करिए, आप तो आंसर राइटिंग पे फिलहाल फोकस करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हाउ यू थिंक माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस can play an important role in keeping the growth trajectory of India intact। ये 250 वर्ड्स में आपको बताना है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस क्या एक इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकते हैं इन कीपिंग द इंपॉर्टेंट रोल बताना है माइक्रो इन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडिया। अब आप इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो समझा सकते हो। तो पहला एस्पेक्ट तो आप पहले तो जो आरबीआई का ग्रोथ रेट है वो बता दो आप। उसके बाद आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है अभी आया था इंडिया के लिए 2022 के लिए, वो बता दीजिए आप। उसके बाद आप बता दीजिए कि किस तरीके से जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, है ना, एक होता है फॉर्मल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, वो किस तरीके से रूरल और अर्बन एरियाज़ में क्रेडिट्स प्रोवाइड कराती हैं, और आखिरकार वाई वन नीड्स क्रेडिट, ठीक है। इससे कौन सी वो इकोनॉमिक साइकिल है जो किक स्टार्ट होती है, वो आप हाईलाइट करो। ये आपको NCERT में अगर आप देखोगे, ठीक है, मनी वाले चैप्टर में इकोनॉमिक्स के, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की डेफिनीशन बता सकते हो, ठीक है। डेफिनीशन के बाद इसमें करंट लिमिट क्या है वो बता सकते हो, और आप लास्ट में सिर्फ इसका चैलेंज बता सकते हो कि इन माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ चैलेंजेस क्या हैं। तो चैलेंज एक है रिकवरी कराना, रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए अभी आपको पता है कि सरकार ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड IDRCL की स्थापना करी है, पर ये बहुत बड़े बड़े लोन्स के लिए है। तो इसी तरीके से इसके जो चैलेंजेस हैं वो रिकवरी है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं बढ़ते हुए नज़र आते हैं। पर माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही समझाना पड़ेगा, और किस तरीके से वो रोल प्ले करता है, कैसे रूरल और अर्बन ग्रोथ को प्रमोट करने में, ये आप हाईलाइट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई के ऊपर चर्चा कर लें। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की जो होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कमिटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर आता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ तरीके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि जैसे कि घर बनाने के लिए हमें औजारों की ज़रूरत होती है, वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी को, यानी कि महंगाई के स्तर को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी कुछ टूल्स हैं, हम जिनको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। जिसमें कि सबसे पहला हम सुनते हैं अक्सर रेपो रेट। क्या होता है, देखिए, रेपो वर्ड रेपुटेशन से रिलेटेड है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी आप में एक रेपुटेशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हैं बैंकर ऑफ द बैंक्स, बैंकर ऑफ बैंक्स, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए यूज़ होता है। इसको कहते हैं, एक तरीके से एक और टर्म यूज़ किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट।
लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बैंकर ऑफ बैंक्स यानी ऐसा बैंक जो कि बैंक्स को लोन प्रोवाइड करे। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि जब आपके पास सारी सुविधाएं लोन लेने की खत्म हो जाएं, तब आता है आरबीआई आपकी मदद में। सवाल यह है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से कोई आम नागरिक, कोई इंडिविजुअल लोन ले सकता है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला रेपो रेट है। रेपो रेट का मतलब है ये वो स्तर है, ये वो रेट है जिसपे कि सेंट्रल बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स को मनी प्रोवाइड करती है। कॉमर्शियल बैंक्स को मनी अपने पास रखना रहता है। एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो है जो कि बैंक्स को हमेशा मिनिमम अमाउंट अपने पास रखना है। कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट होता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये कॉमर्शियल बैंक्स रखती हैं। और जिस स्तर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पे इन कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, क्यों प्रोवाइड करेगा? ताकि ये अपने लोन्स को एक्सटेंड कर सकें। लोन्स नीडेड टू बी एक्सटेंडेड, ताकि कोई व्यक्ति अगर बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक के पास पैसा नहीं है और वो पैसा मांगने आए, तो इन कॉमर्शियल बैंक्स के पास हमेशा पैसा मौजूद होना चाहिए। तो वो होता है रेपो रेट। उसके बाद होता है रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी आरबीआई जो है वो भी मनी बोरो करता है कॉमर्शियल बैंक से इस रेट पे। तो हमेशा जो रेपो रेट है वो रिवर्स रेपो रेट से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। रेपो रेट विल ऑलवेज बी इन accommodative monetary policy, repo rate will always be greater than the reverse repo rate. Always remember this. ऑल राइट, ठीक है। तो क्या होता है इनके फ्लक्चुएशन से, वेरिएशन क्या हो जाता है, यू कैन चेक अबाउट इट। फर्दर हम बात करेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, एमएसएफ। एमएसएफ भी एक तरीके का रेट है जो कि शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं वो एक रात में, मतलब इन एन इमरजेंसी सिचुएशन मनी बोरो कर सकती हैं आरबीआई से फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। उसके बाद कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जिसमें बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं जो आरबीआई रेगुलेट करती है। और फिर होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि कौन रिलीज करता है। ये सवाल प्रीलिम्स में और यूपीपीसीएस के, बीपीएससी के और हरियाणा स्टेट पीएससी के सिविल सर्विसेज में मैंने देखा है, पूछा गया है कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आखिरकार कौन रिलीज करता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है। तो ये सब हमारे कुछ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई के हमारे कुछ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं। अब आप कुछ पढ़ सकते हो कि सरकार का फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस के बाद जो अलग एक स्टार्टिंग टॉपिक आपके लिए आता है वो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, वो आता है मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारे की एस्पेक्ट्स हैं, ये आपके टारगेट्स हैं आज के पढ़ने के लिए। आप पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, बिल्कुल अपने नोट्स को आप भेज सकते हैं रिव्यू के लिए। तो ये रहा आपके लिए वो ईमेल आईडी जहां पे आपको आपके आंसर्स भेजने। ध्यान रखिएगा, आंसर्स के अलावा हम कुछ भी एंटरटेन नहीं करेंगे फिलहाल। आपकी जो क्वेरी है वो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर ले सकते हो। अगर आपने आंसर्स बनाए हैं अपने, तो आप स्टडी फॉर upsc@prep.in पे अपने आंसर्स ईमेल करिए विद द सब्जेक्ट। आपको क्या लिखना है, अपना सब्जेक्ट डालना है मेंस आंसर राइटिंग। उसके बाद ईमेल बॉडी में जहाँ पे आप ईमेल लिखोगे वहाँ पे आपको आपका नाम डालना है, किस साल आप यूपीएससी या किसी सिविल सर्विसेज में अपीयर करने वाले हो, और आपका मोबाइल नंबर प्रोवाइड करके आपको अपना आंसर प्रोवाइड करना है। हम आपको 24 से 48 घंटे के बीच में रिप्लाई करेंगे, फीडबैक देंगे। कल बहुत ही इंथुजियास्टिकली 12 बच्चों ने हमारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट किया है। हर एक बच्चे को रात को 11:30 बजे तक स्पेशलाइज्ड इनपुट्स मेल पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो यही स्ट्रेंथ है हमारे इंस्टीट्यूशन की। Kindly make sure that you are daily practicing answer writing from mains point of view, as this is going to be keeping your preparation in sync with your prelims. All right, आगे बढ़ते हैं। अब हमें बाकी कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, हालांकि आप इसको पढ़ सकते हो। पहले हम नेशनल न्यूज़ को कवर कर लेंगे। अब देखिए, ये सारी जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। चुनाव कैसे जीते, क्या हारे, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस की क्या गलतियां थी, कौन से प्रत्याशी की वजह से जीते, है ना। ये सारी चीज़ें आपके लिए गुड रीडिंग हो सकती हैं। देखिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं विकास के, पॉलिटिक्स के, जो कि आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। पर हमारा पहला टारगेट तो बेसिक फैक्ट्स को कवर करना रहता है ना। अब इसमें माइक्रो फाइनेंस फर्म्स ने जो बोला है, क्या बोला है वो देख लेते हैं। हाईलाइटेड पार्ट, दैट देयर शैल बी नो प्री पेमेंट पेनाल्टी ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन्स। पेनाल्टी इफ एनी फॉर डिलेड पेमेंट शैल बी अप्लाइड ऑन द ओवरड्यू अमाउंट एंड नॉट ऑन द एंटायर लोन अमाउंट, द रेगुलेटर सेड। आरबीआई ने बोला है कि कोई प्री पेमेंट पेनाल्टी जो है वो नहीं लगाएंगे माइक्रो फाइनेंस लोन्स पे, और अगर कोई डिलेड पेमेंट कर रहा है, कोई पे बैक वापस थोड़ा देर में कर रहा है, तो उसी पे आप पेनाल्टी लगाओगे, है ना। एज पर द न्यू नॉर्म्स, द मिनिमम रिक्वायरमेंट
of microfinance loans for non-banking financial companies stands revised to 75% of total assets। यानी कि अगर आपका अमाउंट जो है, मान लीजिए कि आप एक बैंक हो, आप एक माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हो, आपके पास 1 लाख तक का पूरा कैपिटल, पूरा एसेट है, तो आप 75,000 तक के जो अमाउंट का लोन जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी डेटर को या किसी भी लोन सीकर को। 19,000 करोड़ का एफॉरेस्टेशन प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। 13 मेजर रिवर बेसिन्स पे ये फॉरेस्टेशन ड्राइव जो है वो चलेगी एज पर द इन्वायरमेंट एंड जल शक्ति मिनिस्ट्रीज। नोटिस द मिनिस्ट्रीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल, है ना। ये क्या करेंगे, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं 13 रिवर्स के आसपास में, जो कि हमारे कार्बन सिंक, CO2 इक्विवेलेंट कार्बन सिंक को प्रमोट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। जो रिवर्स हैं, टारगेट रिवर्स, जैसे कि आपने पढ़ा कि कितनी 13 रिवर्स हैं, उसमें से झेलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलज यानी कि इंडस रिवर्स, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी फंडेड बाय दिस नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट for you is to notice the map work of these rivers, so that is your basically homework। census should not be just data oriented। अगला न्यूज़, सेंसस जो है वो डेटा ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, डेटा ओरिएंटेड सेंसस जनगणना होती है। देखिए, सेंसस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी सेक्टर को, किसी भी एरिया को विकसित कराने में, बेनिफिट्स उस तक पहुंचाने में। जनगणना के आधार पे ही सरकार अपनी नीतियां बनाती है। तो जनगणना में अभी तक हम पॉपुलेशन देख लेते थे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और ये सब चेक कर लेते थे भाई, मेल फीमेल सेक्स रेशियो देख लेते थे किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी का, उसी में थोड़ा बहुत कास्ट एन्यूमरेट कर लेते थे, बिलो पॉवर्टी लाइंस वाली फैमिलीज़ को देख लेते थे, किस तरह के लाइवलीहुड्स हैं किन किन एरियाज़ में, उनको चेक कर सकते थे। लेकिन अभी जो अब सेंसस होने वाला है, इसमें थोड़ा सा और चीज़ें ऐड करी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराता है ना। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज़ द अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि सेंसस कंडक्ट कराने के लिए, रेगुलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक पैनल बनाया गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स का जो पैनल है उसने बोला है कि सिर्फ ये डेटा ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए, उसमें कल्चर और सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को भी बताना चाहिए सेंसस को, कि किस तरीके का कल्चर है, किस तरह की सोसाइटी है ना। अभी जो करंट सेंसस की एक्सरसाइज है वो शुरू नहीं की गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और रजिस्ट्रार जनरल ने बोला है कि हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स बना रहे हैं जो कि हम कलेक्ट करेंगे, सेंसस में रिफ्लेक्ट करेंगे, जो कि हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा को रिलेट करेगा अभी करंट एरा से। तो मिनिस्ट्री इन्फॉर्म किया है कि एक्सपेंडिचर जो है सेंसस प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ का, जैसे कि ट्रेनिंग ऑफ फंक्शनरीज, प्रिंटिंग सेंसस, प्रिपरेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड डेटा सेंटर्स, 18 डेटा सेंटर्स और नेशनल डेटा सेंटर्स की में जो लागत लगेगी वो सब की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सेंसस एक्टिविटी पोस्टपोन हो गई है, और ये इस बार पहली बार सेंसस में हमने आपसे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है कि पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब ये राइट्स ऑफ फॉरेनर्स पे आ जाए। ये गवर्नमेंट ने एक कानून मांगा है जो कि फॉरेनर्स के राइट्स को एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज करे। किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, फॉरेनर्स को वीज़ा प्रोवाइड होता है, हमेशा उस वीज़ा में कुछ ना कुछ जो कंडीशंस हैं वो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फॉरेनर्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने मंडे को सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला है कि आप हमारी मदद करिए ताकि हम एक ऐसा कानून बना पाएँ जिसका लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशन हो हमारी कंट्री में विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेनर्स। और जो फॉरेनर्स हैं वो वीज़ा वायलेशंस के लिए लोकल कोर्ट्स को अप्रोच कर सकें, या वीज़ा वायलेशंस के चलते मान लो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वीज़ा के नियमों का वायलेशन नहीं किया है, तो वो लोकल कोर्ट्स को तुरंत अप्रोच कर सकें। फॉरेनर्स अनड्यूली सप्रेस कर दिए जाते हैं, या जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो प्रॉपरली उनको एड्रेस नहीं करती है। इसलिए ये हमारी गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट की मदद मांग रहे हैं। जब कंट्री कोई वीज़ा इशू करती है और उस वीज़ा कंडीशंस का वायलेशन होता है, तो आर्टिकल 19 जो है, यानी कि फ्रीडम ऑफ, जो बेसिक हमारे पास कुछ फ्रीडम्स दी हुई हैं, एसोसिएशन की, एक्सप्रेशन की, ठीक है, पीसफुल असेंबली की, तो ये सारी फ्रीडम्स जो हैं वो क्योंकि अवेलेबल नहीं होती हैं एक फॉरेनर के पास, तो क्या हो सकता है, क्या ऐसे में कोई कानून बनाना उनके लिए क्या सही होगा? तो अब आपके लिए अगेन GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मेंस क्वेश्चन है
ठीक है, GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मेंस आंसर राइटिंग का दूसरा सवाल। देखिए, मैं आपको ऐसी जगह पे फोकस करने के लिए बोलूँगा जहाँ पे आपको कन्वेंशनल मेन स्ट्रीम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं बताएंगे। ठीक है, सिंस आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, सो आई टेंड टू नो अ लॉट इन टू डेप्थ अबाउट द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, एंड हमारे फैकल्टीज़ जो हैं वो रिनॉन्ड हैं, वो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपकी एडिशनली मदद कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप सोचिए कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। So question simple is that Indian Constitution has provided adequate safeguards to both citizens and aliens with regards to their violation of human rights. critically examine this statement। यानी आपको निंदा की नज़र से एक निंदात्मक परिप्लक्ष्य में आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। कितने शब्दों में? 250 शब्दों में। अब इसमें आप क्या क्या बता सकते हो? तो पहले तो आप ये बता दो कि कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका जननी कैसा है, शुरुआत कैसे हुई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से सेफ गार्ड्स दिए हुए हैं सिटीजन्स को और एलियंस को, और किस तरह के वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बचाया जा सकता है। तो अगेन आपको ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए काफ़ी सहायक होगा इंडियन पॉलिटी में। अब इसको आंसर करने के लिए या तो आप वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, आप, या आप लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी पढ़ लीजिए, जहाँ पे आपको इसके आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम फॉरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो साल में 2 बार आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट निकालती है, और इसमें बोला गया है कि 2261 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ गया है। करेंटली कितना परसेंटेज जोग्राफिकल एरिया का हमारे फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है? 24.62% अभी आता है। इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया का टारगेट है 33% जोग्राफिकल एरिया को फॉरेस्ट कवर के अंदर लेके आना, एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। याद रखिएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बनाई गई थी। टारगेट है कि 33% जोग्राफिकल एरिया को फॉरेस्ट कवर में लेके आना है, और जिसमें 24.62% ऑलरेडी आ चुका है। ये कहाँ देखा हमने? इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में देखा। इंडिया का कुछ कमिटमेंट है COP26 में, इसके लिए भी एफॉरेस्टेशन ड्राइव कराना ज़रूरी है। वो कमिटमेंट ये है कि इंडिया ने बोला है 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक कराएंगे हम 2030 में। देखिए, COP26 जाना माना है बेसिकली नेट न्यूट्रलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेट न्यूट्रलिटी मतलब ये है कि आप कार्बन एमिशन जितने करिए उतना कार्बन एमिशंस को आप एब्जॉर्ब भी करिए। करेक्ट है? तो वहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कार्बन सिंक जो है वो 2030 तक हमें 2.5 से 3 बिलियन टन का कराना है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या होता है फॉरेस्ट? तो फॉरेस्ट एरिया की डेफिनेशन क्या है, किसको कहते हैं फॉरेस्ट? फॉरेस्ट एरिया बेसिकली वो होता है जहाँ पे 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की ज़मीन मौजूद हो, इर्रेस्पेक्टिव कि उसको कौन ओन करता है, किसका वह क्या उसका यूज़ है, और कौन उसमें स्पीशीज़ हैं ट्रीज़ की, इस पर निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर करता है? एरिया पे निर्भर करता है, कितना बड़ा एरिया है, 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि 10% से जितना भी, कैनोपी डेंसिटी का मतलब क्या, कितने पेड़ लगे, ऊपर से आप देखो ना तो आपको हरा भरा दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं कैनोपी। पेड़ के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कैनोपी कहते हैं। तो कैनोपी डेंसिटी देखी जाती है बेसिकली, है ना। अब उसको किस तरीके से मेजर की जाती है वो टेक्निकल एस्पेक्ट है, देखिए वो हमारा पार्ट नहीं है, उसको हम नहीं प्रिपेयर करेंगे, हम बेसिक पॉइंट्स पे देखते हैं। तो आपसे पूछ सकता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी कैनोपी डेंसिटी क्या बोली जाती है। मैच द कॉलम से पूछ सकता है, या स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। तो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली 3 कैटेगरीज में किया गया है। पहला है डेंस फॉरेस्ट, दूसरा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और तीसरा है ओपन फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट जो है उसमें कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा होगी, यानी कि बहुत ही डेंस घना जंगल होगा। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो होगी उसमें फॉरेस्ट कैनोपी 40 to 70% की होगी, और ओपन फॉरेस्ट जो होगी वो 10 to 40% वाला एरिया जो है उसको ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड यूज, ओनरशिप एंड द स्पीशीज ऑफ ट्रीज।
लेकिन 10% से नीचे वाला जो एरिया है हम उसको फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, हम उसको स्क्रब्स बोलेंगे। अब आपका आता है मैप वर्क। ये आपके लिए टास्क है कि आप देखिए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंडिया में कहाँ है। वो हमें सबको पता है कि मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया किसी स्टेट का जो फॉरेस्ट के कवर के अंडर हो। सेकेंड पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं। अब आपको ये भी देखना है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ फॉरेस्ट की एज कम्पेयर टू जोग्राफिकल एरिया कौन से स्टेट ने करी है। देखिए ये सारी इंसाइट्स अगर आप लेते चलेंगे तो आपको ऐसे कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर्स का यही ब्यूटी है कि न्यूज़पेपर्स को जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें जो भी स्टैटिक एरियाज़ होता है अगर आपको वो बता दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें तो आप खुद से भी कर सकते हो। आगे बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने फेक क्लेम्स के ऊपर, कोविड क्लेम्स के ऊपर अपनी चिंता दर्शाई है और एक कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। देखिए ये जो फेक क्लेम्स हैं ये कहाँ से किस एक्ट के अंदर दिए जा रहे हैं। ये जो क्लेम्स हैं बेसिकली कोविड-19 के वो किस एक्ट के अंदर दिए जा रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर दिए जा रहे हैं। किसके अंडर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये क्लेम्स दिए जा रहे हैं जिसमें कि बेंच ने बोला है कि कंट्रोलर ऑडिट कैग की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। और फेक डेथ सर्टिफिकेट दे दे के लोग एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है वो मांग रहे हैं 50,000 तक का। नियम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला था कि जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है वो बेसिकली 50,000 का होना चाहिए पर डेथ। यानी किसी बच्चे के अगर दोनों माता पिता चले गए हैं तो उस बच्चे को इट डज नॉट मैटर कितने भाई बहन हैं, उस बच्चे को 1,00,000 रुपए तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो पर डेथ 50,000 रुपीज पे करना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है। और अगर आपने फेक डेथ क्लेम करी है तो सेक्शन 52 है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो कि इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। यानी कि आपको 2 साल तक की सजा, इंप्रिजनमेंट हो सकती है, कारावास आपको झेलना पड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह बड़ी ही चिंता की बात है कि क्या लोगों के अंदर मोरालिटी खत्म हो गई है कि पैसे के लालच में वो कोविड-19 के ज़रूरतमंद लोगों का जो पैसा है वो उसको भी क्लेम करने आ जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे चिंता दर्शाई, तो अपनी दर्शाई है। और दूसरी बात यह है कि ये जो फंड है 50,000 का, ये कहाँ से दिया जाएगा। तो ये जो 50,000 का फंड है ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड SDRF जो फंड है स्टेट के पास अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके माध्यम से दिया जाएगा। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको बेसिकली RT-PCR टेस्ट दिखाना है, किसका, उन्हीं फैमिलीज का कि वो कोविड पॉजिटिव थे, और सब्सिक्वेंटली उनका डेथ सर्टिफिकेट दिखाना है जिसमें ये मेंशन होगा कि उनकी डेथ जो है वो किस कारण की वजह से हुई है। बहुत सारे अस्पताल जो है वो लाइबिलिटी हटाने के लिए एक तरीके से क्या कर रहे थे, डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 डेथ कॉज नहीं लिख रहे थे, लिख दे रहे थे हार्ट अटैक आया है, लंग फेलियर है, लिख दे रहे थे उसमें एस्फिक्सिएशन है। तो ये सारी रीजंस की वजह से जो कोविड-19 के जो क्लेम्स हैं वो सेटल नहीं हो पा रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके ऐसी कंडीशंस लगाई हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 10 पॉइंट से सुधरा है हमारा। अगेन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे हमारी फिर से चर्चा आ रही है, जिसमें कि करंटली इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 103 हो गया है, जो कि पहले 113 हुआ करता था। जिसमें सबसे ऊपर जो है वो केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और गुजरात जो हैं वो इसको अचीव कर रहे हैं। और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स के अंडर भी टारगेट है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि 1,00,000 माताओं में जो नवजात जो शिशुओं को जन्म दे रही हैं, तो जन्म देते दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उससे उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना। यानी कि टारगेट है जो कि यूनाइटेड नेशंस में दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, वो दिया है कि एक कंट्री को 70 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अचीव करना है। यानी कि 1,00,000 महिलाएं जो कि बर्थ दे रही हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम में, उसमें से ज़्यादा जो डेथ्स आप अफोर्ड कर सकते हो एज अ कंट्री, ठीक है, वो आपको 70 है। तो इंडिया 103 पे पहुंच चुका है। बहुत तेज़ी से इंडिया का MMR जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। इसका मतलब मातृ वंदना योजना और ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब पे अच्छा खासा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट है वो अनाउंस किया है 1.42 लाख करोड़ का, तो आप इस वाली न्यूज़ को आप पढ़ लीजिएगा। अब आखिरी में हम आपके पास एडिटोरियल्स पे आ जाएं, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हमें डिस्कस करने थे आज। तो इस एडिटोरियल में ये सुहासिनी हैदर जी का एडिटोरियल है। इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो टूटते हुए नज़र आ रहा है, दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पे कोई अभी देख रहा है कि रशिया के जो सैंक्शंस हैं उस पर इंडिया ने ना तो सपोर्ट किया है ना उसको कंडेम किया है। रशिया के ऑपरेशंस को भी ना इंडिया ने सपोर्ट किया ना कंडेम किया है। ऐसे में इंडिया देख रहा है कि क्वाड पार्टनर्स
के साथ उसका रिश्ता कैसा होगा। आगे कहता है ग्लोबल ऑर्डर जो है वो टूट रहा है, यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपोज कर दिया है कि वो कोई टफ डिसीजंस नहीं ले सकती है, और यूक्रेन में जो क्राइसिस हुई है वो सिमिलर क्राइसिस है वैसे ही जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक में की थी 2003 में, इजराइल ने लेबनान में की थी 2006 में, और सऊदी कोalition ने किया था यमन में 2015 में। तो ये पहला कोई अटैक नहीं है, इसके पहले भी अटैक हो चुके हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर खास पाई नहीं है। तो इस एडिटोरियल में ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको देखने हैं और यहीं से आपको बताना है कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स needed in international institutions। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या रिफॉर्म्स चाहिए हैं, ये आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आप 150 वर्ड्स में, मात्र 150 वर्ड्स में आप समझाओगे। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद आपका जो एक एडिटोरियल है वो है कि जो वार का कोल्ड इफेक्ट है, कोल्ड फैक्ट्स जो हैं वो इंडिया पे पड़ेगा और इंडिया को किस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये भाई साहब जो है मनमोहन बहादुर जी, इन्होंने बोला है कि आत्मनिर्भरता जो है जिस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है ना, इन मैटर्स ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग थ्रू गैदरिंग पेस हैज़ टू बिकम द नेशनल एंडेवर इन मिशन मोड। मिशन मोड पे हमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो वर्ल्ड है उसमें हम जब तक किसी कंट्री पे डिपेंडेंट है तब तक हम उसके अगेंस्ट डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसे में इंडिया एक ट्रैप्ड बिटवीन द डेविल एंड द डेड ब्लू सी वाला हिसाब हो गया है कि एक तरफ गहरी खाई है, एक तरफ डेविल है। आप रशिया का सपोर्ट करोगे तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, सैंक्शंस लगाएगा, आपसे मिलिट्री ट्रेड नहीं करेगा। इंडिया ने बहुत सारे लेमुआ, कॉमकासा, बेका नाम के एग्रीमेंट्स किए हैं। 2+2 हमारा डायलॉग पार्टनर है, वो सिक्योरिटी पार्टनर है। रशिया का अगर समर्थन करेंगे तो अमेरिका ऐसे करेगा, अमेरिका का समर्थन करेंगे तो रशिया के साथ हमारी बहुत बड़ी फाइनेंस मिलिट्री डील्स हैं जो पेंडिंग हैं, तो वो भी अफेक्ट हो सकती हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी डिपेंडेंसी जो है वो अफेक्ट हो सकती है अगर हमने रशिया को कंडेम किया। ऐसे में क्या बैलेंसिंग एक्ट है जो इंडिया प्ले कर सकता है, किस तरीके से ऑथर ने नाटो के ऊपर प्रेशर बनाया है, ब्लेम किया है, और बेसिकली इंडिया ने कब कब मदद मांगी है अमेरिका से और 1962 में अमेरिका ने मदद नहीं करी। 1971 में रशिया ने इंडिया की बड़े ही इनडिसाइसिवली, इनप्रैक्टिकल तरीके से मदद करी। वो बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड नज़र आ रहा था। तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और इंडिया ने कैसे 1974 के पोखरण टेस्ट के बाद 1998 में खुद को एक न्यूक्लियर शक्ति बना के एक डेटरेंस कॉज किया, यानी कि डराया है आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ को कि भाई देखो तुम अगर हम पे अटैक करोगे तो अगला स्टेप हमारा हो सकता है कि न्यूक्लियर हो। इंडिया का पॉलिसी जो था वो अभी तक नो फर्स्ट यूज़ था, वो नो फर्स्ट यूज़ जो है वो धीरे धीरे ज़ीरो टॉलरेंट पॉलिसी की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। पहला कि किस तरीके से आत्मनिर्भरता जो है वो डिफेंस सेक्टर में इंडिया को मदद कर सकती है और हमारी सॉवरेनिटी को बचा सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है क्या बदलते समय के साथ उसमें भी किसी तरह के बदलाव की रिक्वायरमेंट है। इन फैक्टर्स पे आप ज़रा सोचिएगा इन एडिटोरियल्स को पढ़ के। अपने इस सेशन को मैं क्लोज करूंगा आपको एक बेसिक सी बात बोल के। देखिए, आप एस्पिरेंट्स हैं सिविल सेवा के, ठीक है, आप कल को भावी प्रशासनिक अधिकारी होने वाले हैं। अब ऐसे में अगर आप ये बोलेंगे कि सिर्फ ये वीडियो देख के आपकी सारी पढ़ाई हो जाएगी, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिफर करूंगा। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इनसाइट्स हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए। उसके लिए, उन पैरामीटर्स को समझने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने से होगा क्या, आपके खुद के नोट्स बनेंगे। उससे क्या होगा, ऐसे नोट्स आपको आंसर राइटिंग में रिकॉल होंगे और आपके आंसर राइटिंग के जो पॉइंट्स हैं वो बड़े ही प्रिसाइज, क्रिस्प, टू द पॉइंट होंगे, जैसा कि आज का हमारा सेशन था। तो वापस से एक रीकैप देख लेते हैं। आज के सेशन में हमने क्या क्या किया। 15 मार्च में हमने कॉर्बीवैक्स के बारे में पढ़ा, जो कि बच्चों को दी जाएगी, 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जिसमें आपको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष और कोविड वैक्सीन जो कि इंडिया में अवेलेबल है उनके बारे में पढ़ना था। रिटेल इन्फ्लेशन के बाद हमने RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको समझाया। एफॉरेस्टेशन ड्राइव और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया। फॉरेनर्स के अधिकारों के लिए क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, इसके ऊपर आपको मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है। सेंसस एक्टिविटी की प्रिपरेशन चालू हो गई है, क्या सेंसस एक्टिविटी में करने वाले हैं, ये हमारा पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है। सेल्फ इन्यूमरेशन की बात की गई है, ये मैंने आपको बताया। जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट है वो न्यूज़ आपको पढ़नी है। कोविड-19 का एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, क्या कंडीशंस हैं, कौन एलिजिबल है और किस तरीके से स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के माध्यम से राज्य सरकार ये एक्स ग्रेशिया 50,000 का पेमेंट दे रही है उन फैमिलीज़ को, तो आपको इसके बारे में पढ़ना था।
और फिर मेंस राइटिंग में हमने रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को आपको सवाल दिया है, आत्मनिर्भरता और डीग्लोबलाइजेशन किस तरीके से बैलेंस कर सकता है एक दूसरे को, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या रिफॉर्म्स हैं, ये आपको आंसर्स मुझे बताने हैं। तो पहले 2 आंसर्स आपके 250 शब्दों में है, तीसरा आंसर आपका 150 शब्दों में है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने आंसर्स को हमारे ईमेल एड्रेस जो कि प्रेप स्टडी फॉर UPSC@prep.in है, उस पर आप भेजेंगे और हम आपको बेसिकली फीडबैक्स देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी ऑन दिस प्रेजेंट डे सेशन। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन। ये सेशन थोड़ा सा रैपिड फायर की तरह आपको बेशक लगा होगा, क्योंकि हमें क्रिस्प प्रिसाइज करना था अपने सेशन को। आप इसको पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा से सुन सकते हैं, एक एक चीज़ पे आप काम कर सकते हैं, और आपके जो इनपुट्स हैं, जो फीडबैक्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं आज के पेपर से जो आप चाहते हो मैं कवर करूं, उनको भी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट सेशंस में हमें आइडिया रहे कि आखिरकार हमारे स्टूडेंट्स हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। Thank you so much. This was your host and your dost Harshvardhan Tripathi. I'll see you guys very soon in the next daily newspaper analysis. Till then, take care. All the very best.